हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट 2, जिसमें पहले वाले पार्ट में कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो मैं इस वीडियो से आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि जब आप करेंगे तब मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस डालूँगी। आप अभी से ही, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उनको अभी ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। देखिए 2021 में एम्स में 31 के अप्रोक्स वैकेंसी आई थी फिजियोथेरेपिस्ट की। वो साथ में थी उसके जज्जर एम्स और दिल्ली एम्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं बच्चे, वो अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें अभी से ही, तो वो क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को। मे भी शायद 2023 या 24 को फिर दोबारा एम्स वैकेंसी निकाले। और एम्स की वैकेंसीज तो ऐसी होती हैं कि जितने भी एम्स होते हैं वहाँ पे निकलती हैं। तो आप अपनी तैयारी को प्रिपेयर रखें कि जब भी पेपर आए आप अपने फील्ड का पेपर दे सकें। और इवन अगर तैयारी भी करेंगे तो आप देखो, कभी रेलवे में निकलते हैं, ईएसआई की भी निकलते हैं, ओएनजीसी में भी आते हैं, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। आपको भी पढ़ना चाहिए, लर्न करना चाहिए, अपना डेली का रूटीन बना लें, या डेली का रूटीन ना बनाएं तो वीक में एक बार तो आप ज़रूर अपनी फील्ड को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए पूरा दिन दें, पढ़ें पूरा दिन। अगर आपको पहले से ही तैयारी होगी तो नज़दीक जब पेपर आएगा तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है। सो लेट्स नाउ द टॉपिक मसल स्टिमुलेटर। मसल स्टिमुलेटर का आपको टॉपिक पूरा करके जाना, पढ़ के जाना है। मसल स्टिमुलेटर में आपको क्या क्या करना है, देखिए, डिजनरेटिव और रीजनरेशन, ठीक है। आप ये दो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आपने सुना होगा मसल स्टिमुलेटर में जब एक ग्राफ बनता है और किंक का हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मीन्स पार्शली डिजनरेटिव और पार्शली रीजनरेटिव। इसमें तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। तो आपको ये पूरा आप अच्छे से पढ़ के जाना। फिर करते हैं मसल स्टिमुलेटर में आपको क्या पढ़ना है, फेरेडिक करंट पढ़ना है, गैल्वेनिक करंट पढ़ना है। इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना है आपको, ठीक है। फेरेडिक करंट में क्या डिफरेंस है और गैल्वेनिक करंट में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। फिर आपको क्या करना है, रशियन करंट और क्रोनेक्सिया करंट पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसकी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ये आपको लर्न करनी है। इसका क्या आता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ये इससे लॉन्ग ड्यूरेशन है या शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें डिफरेंस बना लेना आप, तब आप आराम से इजी तरीके से आपको हो जाएगा। फिर आपको करना है रियोबेस करंट, ठीक है। तो आप रियोबेस करंट भी कर लेना। मैं आपको ना टॉपिक्स बता रही हूँ, आप ये टॉपिक्स पढ़ लेना, क्योंकि जब ना एग्ज़ाम आता है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे हमें क्या होता है, फोबिया हो जाता है। क्या देख के, कि जब हम अपना सिलेबस उठाते हैं, और सिलेबस जब उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना। देखो, आपने ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन में इतना तो आपको पता हो ही गया है कि इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। आपको वो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से की है, आपको बस फॉर्मल पढ़ना है उसका, टॉपिक का सिर्फ फॉर्मल, पूरा टॉपिक पढ़ने की नीड नहीं है। आपको बस जस्ट फॉर्मल तरीके से आपको पढ़ना है, और अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दो राय नहीं। पर आपको जो ये फ्रीक्वेंसी है, टाइम है, ड्यूरेशन है, ये जो एनर्जीज़ हैं, ये सारी आप पढ़ लेना ऊपर।
आपको हाफ हाफ कुछ कुछ पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। अपना पूरा पढ़ के भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आज तक मैंने सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हैं, इससे ज़्यादा कोई आई नहीं है। और इतना तो सबको मालूम होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन क्या होती है। अब 17 क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये जो वर्ड है ना फैराडिज्म, इट्स ए इम्पोर्टेंट वर्ड, ठीक है। इसको भूलना नहीं है आपको। फैराडिज्म का, फैराडिज्म अंडर प्रेशर, ये रोहतक पीजीआई वाले पेपर में आया था, ठीक है। सो फैराडिज्म जो पहले मैंने एम्स का दिया था 2017 के आसपास हुआ था, 17 या 16 के आसपास, उसमें ये फैराडिज्म का क्वेश्चन आया हुआ था। अब देख लेते हैं, आपको इसी में वीडियोस में बता देती हूँ कि एम्स, जब एम्स पेपर कैसे लेता है। देखो आपको सिलेबस वगैरह का इतना मिलेगा नहीं, प्रीवियस पेपर भी नहीं मिलेंगे। वो तो बाई चांस मुझे याद रह गए, इसलिए मैंने उसी टाइम पे अपने बुक में, नोटबुक में लगभग 80 to 90 क्वेश्चन मैंने उतार लिए थे नोटबुक में। और मैं चाहती हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, तो मैं अब ये आपको बताने जा रही हूँ। तो एम्स की तैयारी करने के लिए आपको किस तरीके का पैटर्न लेना है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्ट अनसब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो सब्जेक्ट क्वेश्चन हैं वो आते हैं 180 क्वेश्चन, और जो अनसब्जेक्ट क्वेश्चन है जिसमें रीजनिंग, जीके, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो आती हैं 20 नंबर के, ठीक है। जिसकी जीके, रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, और इंग्लिश भी आती है, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आते हैं। अगर ठीक है तो अच्छी बात है कि उसको मार्क्स लेने में हेल्प हो सकती है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो 180 क्वेश्चन में आपको अब ये देखना है कि सब्जेक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि पास तो आप सब्जेक्ट से ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अनसब्जेक्ट से हो जाएंगे। पर ये मान लीजिए 20 में से, अनसब्जेक्ट में 20 में से अगर आपके 15 नंबर भी आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर 15 नंबर कम भी आ रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस की तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिस टाइप से आप पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, आपको याद होता है। जिसका सब्जेक्ट अच्छा है उसको ये सेकंड पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर कर भी लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट अगर मुश्किल आ जाता है तो अनसब्जेक्ट से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखते हैं एम्स 2021 में कट ऑफ कितनी रही थी। हाईएस्ट कट ऑफ थी 151 और लोवेस्ट थी 111। ये लोवेस्ट थी और ये हाईएस्ट थी। सो ये कैटेगरी वाइज ही रैंक आती हैं, ठीक है। तो कैटेगरी में ओबीसी रैंक थी 190 19, और एससी एसटी कैटेगरी में थी 1112, और 11 से नीचे पीडब्ल्यूडी की थी। तो आप इस पैटर्न से आप करते रहें, तैयारी करते रहें। 180 + 20, जैसे जीके आती है, आप जीके को लर्न करते रहें, क्योंकि पेपर तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि एम्स पेपर नहीं निकालेगा जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के, तो वो एम्स के पेपर तो आएंगे ही आएंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ साल बाद, ये मान लो कि 2 साल बाद तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे। सो आपको आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज की टॉपिक्स की डालूँगी। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं, ठीक है। उनको भी बोलें कि वो भी तैयारी करें। देखो एक अगर साथ हो जाएगा तो लंबे समय तक आप तैयारी कर पाएंगे। आपके दोस्त मित्र जो भी हैं आपके साथ में, उनका
जैसे ही आप कुछ दिन आपने पढ़ाई कर ली और फिर दोबारा से आप क्या करेंगे, कुछ दिन बाद आप भूल गए कि हाँ मुझे कोई पेपर की भी तैयारी करनी है, पर आप अपने एक ऐसे दोस्त को चुनें, उसको शेयर करें ये वीडियोस कि वो भी तैयारी करने लग जाए। और दोनों क्या है, दोनों के साथ अंडरस्टैंडिंग, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ वो कभी आप भूल जा रहे हैं तो वो आपका दोस्त आपको याद दिलवा देगा कि नहीं यार पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और अगर वो भूल जा रहा है तो आपको याद दिलाना चाहिए कि नहीं यार पेपर की तैयारी करनी चाहिए, हमें रेगुलर करनी चाहिए, हमें गैप नहीं करना चाहिए। और पेपर तो आएगा ही आएगा, आज नहीं कल से आना ही है। पेपर एग्ज़ाम तो आएंगे ही, वैकेंसी भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर होगा आपका सिलेक्शन। तो आप पढ़ें, तैयारी करें। देखो इतनी फिज़ियोथेरेपी की है ना, इतनी वीडियोस नहीं है। इनका एक कारण भी है कि ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, इसलिए कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है। और सब कोई हॉस्पिटल में लग जाता है, कोई अपना क्लिनिक ओपन कर लेता है, शुरू में कर लेता है। और मैंने देखा है कि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आपकी बार एम्स में भी ऑलमोस्ट साउथ के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उनका सिलेक्शन साउथ में इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिपेयर करके रखते हैं। उनको पता होता है कि मुझे गवर्नमेंट साइड मुझे जाना है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, तो वो बैचलर से ही, ग्रेजुएशन के टाइम से ही वो तैयारी करने लग जाते हैं। बट हमारी इस साइड, नॉर्थ साइड या और भी अदर स्टेट्स में क्या होता है कि हम गवर्नमेंट सर्विस की तरफ नहीं जाते हैं। फिज़ियोथेरेपी में अक्सर ऐसा होता है कि सब अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल में लग जाते हैं, पर ऐसा तो करना ही है। पर आपके साथ आपके पास एक अच्छा मौका है। आप अपने क्लिनिक पे हैं, आप अपने क्लिनिक पे आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जब भी आपको टाइम मिलता है तब भी आप अपने टॉपिक्स को करें, नोट्स बनाएं और पढ़ें, जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाए। थैंक यू।